हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जो हम लोग पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं वो था हमारा गैसेस स्टेट, है ना। गैसीय अवस्था चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और उसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो कई हद तक मैंने क्लास में यहीं करवा दिए थे, है ना। लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं, मतलब सेम क्वेश्चंस जो थे वो आपको करने थे, तो आप उनको कर लेना बच्चों, ठीक है। अब जो है हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। गैसीय स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का था, अब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर है जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है ना, साम्य अवस्था वाले अध्याय, ये बड़े बड़े हैं तो हम लोग इसको क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग जो छोटे चैप्टर हैं हमारे जो थ्योरिकल बेस हैं उनको पहले कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोर्स आपका थोड़ा सा फास्ट होगा। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व हम लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल जो होती है, पीरियोडिक टेबल सभी ने पढ़ी है बच्चों। पीरियोडिक टेबल के अंदर चार तरह के ब्लॉक होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ, ठीक है। चार तरह के ब्लॉक होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देखी होगी, याद नहीं है तो आपको इसको याद करनी ही पड़ेगी, है ना। देखो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं पीरियोडिक टेबल का, तो एस ब्लॉक पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। उसके अंदर जो सबसे बाएं तरफ दो ग्रुप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। या बीच में जो है कहीं पर डी ब्लॉक होता है और इस तरफ पी ब्लॉक होता है। अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक की, ठीक है। तो एस ब्लॉक के अंदर टोटल दो ग्रुप होते हैं इस तरीके से, जिनमें 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एस ब्लॉक, ठीक है। ये हो जाएगा डी ब्लॉक, ये हो जाएगा पी ब्लॉक और यहां पे नीचे हॉरिजॉन्टली एफ ब्लॉक का रखा जाता है, जिसमें दो ग्रुप होते हैं 4F और 5F, ठीक है। ये एफ रखा जाता है। तो हमें सिर्फ अभी इस चैप्टर के अंदर काम है बच्चों एस ब्लॉक्स, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक होगा उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट होगा, एस ब्लॉक के अंदर सबसे फर्स्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ए और सेकंड को हम लोग बोलेंगे सेकंड ए, ठीक है। फर्स्ट ए और सेकंड ए, है ना। फर्स्ट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग याद रखते हैं इस तरीके से, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, क्लियर। सेकंड ए के अंदर जो है बेरिलियम ग्रुप आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ठीक है। ये सारे एलिमेंट बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे जो आते हैं ये एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं, सेकंड वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इनको नाम क्या दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ए एस ब्लॉक का, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं। इनको क्षारीय धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको पानी के अंदर मिलाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड। इनको क्षारीय धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको पानी के अंदर मिलाते हैं तो ये बना देते हैं हाइड्रोक्साइड, देखेंगे अभी आगे जाके। सेकंड ए, इनको बोला जाता है अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनको हिंदी में बोला जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, इनको क्षारीय मृदा धातुएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इनके हाइड्रोक्साइड्स को पानी में डाला जाता है या ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाता है तो ये सब अल्कली नेचर, अल्कली प्रकृति दिखाते हैं। अल्कली का मतलब क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, इनको अल्कली मेटल बोला जाता है। फर्स्ट ए को, फर्स्ट ए मतलब ये सारे के सारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या हो जाएंगे? अल्कली मेटल्स। इनके परमाणु क्रमांक आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। इनके परमाणु क्रमांक आप सभी को याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम याद है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। मैंने आपको मैजिक नंबर पढ़ाए थे क्लास के अंदर। 1 के अंदर जब 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो यहां पर मैजिक नंबर होता है, गैप होता है 2 का। 3 के अंदर जब 8 जोड़ दिए जाएंगे, 3 के अंदर जब 8 जोड़ दिए जाएंगे तो ये आ जाएगा 11। 11 के अंदर जब वापस से 8 जोड़ दिए जाएंगे तो ये आ जाएगा 19। 19 के अंदर जब वापस से 18 जोड़ दिया जाएगा तो 19 और 18 आपके पास में हो जाएगा 37। तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37, परमाणु क्रमांक 37। सीजियम में फिर से क्या जोड़ दिया जाएगा? 18। तो 37 और 18 आपके पास में हो जाएगा 55। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 55। फ्रांसियम के अंदर जोड़ा जाएगा 32 को। 32, 55 और 32 आपके पास में हो जाएगा 87। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 87, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। ये सब क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये जो पीरियड है, पीरियड जिनको हम लोग आवर्त बोलते हैं, तो उन आवर्तों के अंदर जो तत्व रखे जाते हैं उनकी संख्या है, ठीक है। उन आवर्तों के अंदर जो तत्व रखे जाएंगे उनकी संख्या है बच्चों। जैसे पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 होते हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं, चौथे आवर्त में 18, पांचवें में 18 और फिर छठे आवर्त में 32 हो जाते हैं। क्यों 32 हो जाते हैं? क्योंकि बीच में जो है वहां पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक वहां पर होते हैं, लेकिन वो लिखे नीचे जाते हैं, ठीक है। नीचे ओरिजेंटल हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक वहीं पर ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब वो तत्व भी वहीं पर ही मौजूद होंगे, बस उनको दिखाने का तरीका अलग है। क्योंकि अगर हम लोग उसी को 32 तत्वों को वहीं के वहीं दिखाएं एलिमेंट्स को, तो वो पीरियोडिक टेबल बहुत सारी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से उसका पैटर्न नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक को नीचे अरेंज करते हैं। और फिर इसी तरीके से जो हमारा 7वां जो आवर्त है वहां पर भी 32 एलिमेंट है, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है, पूरे 118 तक गया नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको अच्छे से याद कर लो कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो इनसे रिलेटेड ही आएंगी, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड ए जो है हमारा शुरू होता है बेरिलियम से। ध्यान रखना, फर्स्ट ए पहले आवर्त से शुरू हो जाता है, लेकिन सेकंड ए दूसरे आवर्त से शुरू होता है, ठीक है। बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। अब देखो यहां पर इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। 4 में आप जोड़ोगे 8 तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। 12 में आप जोड़ोगे 8 तो ये हो जाएगा 20। 20 में आप जोड़ोगे 18 तो ये हो जाएगा 38। 38 में आप फिर से जोड़ोगे 18 तो हो जाएगा 56। और 56 में आप जोड़ोगे 32
तो ये हो जाएगा 88। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक निकाले जाते हैं। इन नंबर्स को बोला जाता है मैजिक नंबर, ठीक है, इनको बोला जाएगा मैजिक नंबर, जादुई आंकड़े, जादुई संख्याएं, ठीक है। इनको जोड़ जोड़ के आप किसी का भी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो, सिर्फ एस ब्लॉक में नहीं, पी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में सारी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ए मतलब कि अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्षारीय धातुएं, तीन तरह के गुणधर्म, तीन तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज मतलब परमाणुीय गुणधर्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, ये अल्कली मेटल में नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी पढ़ेंगे, है ना, तो सब जगह एक बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिख रहा हूं इनको। एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म भी हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म मतलब ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा, वाटर से H2O से कैसे रिएक्शन करेगा, है ना, और हेलाइड्स कैसे बनाएगा, तो इस टाइप के सारे गुणधर्म जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रासायनिक गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, परमाणुीय गुणधर्म। परमाणुीय गुणधर्म में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिखाएगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ए का, फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं, है ना, अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुएं, ये जो है सब अपने बाह्यतम कोश में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अपने बाह्यतम कोश में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। NS1 मतलब इनके बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहां पर जो N है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये N क्या होता है बच्चों, ये N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। और यह बताता है कि किस आवर्त के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं यहां पे बात करूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो वो बोला जाएगा 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए बोलूं तो यहां पे आ जाएगा 1s1। अगर मैं बोलूं लिथियम के लिए तो ये हो जाएगा 2s1। बेरिलियम के लिए ये हो जाएगा, सॉरी सोडियम के लिए हो जाएगा 3s1। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस के अंदर, ठीक है। पोटेशियम के लिए हो जाएगा 4s1। अब अंदर की तरफ भी शेल है यहां पर, ऐसा नहीं है कि अंदर की तरफ यहां पर शेल नहीं है, अंदर की तरफ यहां पर कोई कक्ष नहीं है, कक्ष है, लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखा गया है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन डिसाइड करेंगे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आना और जाना क्यों लगा रहता है, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, स्थायित्व देखना पड़ता है। स्थायित्व देखने के लिए क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है। हेलिना की रब
इसमें आ जाएगा 5s1 में, सीजियम में आ जाएगा 6s1 में, और फ्रांसियम में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बायतम कोष का 7s1 में। ठीक है, ये बायतम कोष दिखाए सिर्फ मैंने, सारे बायतम कोष हैं। बायतम कोष आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए ये सारे। क्लियर? चलो, ये थी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन एक होगा, और उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? NS1 से। ठीक है, NS1 से। क्लियर? सेकेंड जो गुणधर्म आता है, प्रॉपर्टी जो आती है, वो आती है आपके पास में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, हमें यह पता है कि इसके बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसे अपने बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, किसके लिए? स्थायित्व के लिए, स्थायित्व स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए इसको अपने बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ग्रहण नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता। तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसकी संयोजकता, इसकी जो संयोजकता है वैलेंसी, वो हो जाती है 1। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था पता होगा आपको, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाली जाती है भाई? देख चुके हैं हम लोग। तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी इसकी +1। क्लियर? चलो, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था। थर्ड है एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या। ठीक है, या आप इसको आयनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या भी बोल सकते हैं, इस केस में सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई तत्व, एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि ये तो त्याग रहे है ना, इनको तो क्या करना है, अपने बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से इनकी जो आयनिक रेडियस है, देखो इसकी गैसीय परमाणु की यहां पर आयनिक रेडियस देखो और इसकी देखो, तो यहां पर जो आयनिक रेडियस है वो तो कम हो रही है, आयनिक त्रिज्या कम हो रही है। लेकिन अगर हम लोग आवर्त और वर्ग में बात करें, आवर्त में बात करें और वर्ग में बात करें, तो आवर्त में हम लोग बात करेंगे किसकी? फर्स्ट ए की और सेकंड ए की, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और इसकी बात हम लोग करेंगे जब सेकंड ए पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी तब हम लोग इसकी बात नहीं कर सकते आवर्त की। लेकिन वर्ग में होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक देखते हैं कि यहां पर ऊपर से नीचे जब हम लोग जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि जो लिथियम होता है उसकी साइज, आकार बहुत छोटा होता है,
है ना। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उसकी बाह्यतम कोश में सिर्फ 2 ही, मतलब उसके टोटल मिला कितने कोश होते हैं? सिर्फ 2 ही कोश होते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे कोश बढ़ते जाएंगे, कोश जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि परिरक्षण प्रभाव हावी होने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परिरक्षण प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ये हावी होने लगेगा, प्रीडोमिनेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओवर द जेड अफेक्टिव, प्रभावी नाभि के आवेश को, है ना। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो इनकी साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, इनका आकार जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इनकी त्रिज्याओं का मान जो है बेटा वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आएंगे, और यहां पे कोई अपवाद भी नहीं है, कुल मिला के यहां पे कोई अपवाद भी नहीं है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो परिरक्षण प्रभाव के प्रभावी होने से यहां पर इनके आकार में वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है कोश अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये था एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। फोर्थ प्रॉपर्टी, अभी सब हम लोग क्या कर रहे हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। फोर्थ आपके पास में आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। तो देखो बच्चों, आयनन ऊर्जा के अंदर क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम लोग आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से जो जेड अफेक्टिव है, जेड अफेक्टिव जिसको हम लोगों ने बोला था प्रभावी नाभिक आवेश, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम होता जाएगा। प्रभावी नाभिक आवेश कम होता जाएगा। प्रभावी नाभिक आवेश कम हो गया, इसका मतलब आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आकर्षण बल कम हो गया, इसका मतलब अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है? कम होता जाता है। किसकी वजह से कम होता जाता है? क्योंकि वहां पर प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाता है और परिरक्षण प्रभाव यहां पर हावी हो जाता है, प्रीडोमिनेट करना शुरू कर देता है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आयरन एंथैल्पी क्या होती है? बाह्यतम कोश के किसी विलगित गैसीय परमाणु के, किसी विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा बोली जाती है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है, इसको हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं।
तो आयनन ऊर्जा जो होती है ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाती है। तो आप सोच के देखो, जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं नाभिक हूं, ठीक है, मैं न्यूक्लियस हूं एक तरीके से। जैसे जैसे मेड से दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा तो उसका आकर्षण बल मेड से भी दूर होता जाएगा। तो आकर्षण बल दूर, जहां तक मेरा हाथ पहुंचेगा वहां से तो मैं उसको पकड़ के रखूंगा, ठीक है, कोई भी मेड से लेके नहीं जा पाएगा उसको। लेकिन जैसे जैसे दूर होता जाएगा मेड से उसकी पकड़ दूर होती जाएगी, तो उसको कोई भी लेके यहां से जा सकता है। उसको सामने वाले को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर मेरे हाथ में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मुझसे लड़ना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, है ना। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट शेल में पहुंचता जाएगा, अंदर की तरफ शेल बढ़ती जाएगी। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो ये तब हमारे आयनन ऊर्जा का मान। तो अभी हमारे पास जो है, हम लोगों ने सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, वो भी किसके अंदर, हम लोगों ने 4 ही प्रॉपर्टीज पढ़ी है और वो भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर, परमाणु जो है हमारे पास गुणधर्म है उनके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, 4 ही प्रॉपर्टी, अभी 4 प्रॉपर्टी और बाकी है। लेकिन क्या है, आपका अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है तो सारी चीजें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे तक चलेंगी इस चैप्टर के अंदर। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम लोग हर एक एलिमेंट के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इनके बेसिक मीनिंग आपको पता होंगे तभी आप चैप्टर में आगे पहुंच पाएंगे। क्लियर। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना रखते हैं। कल हम लोग इसके 5वें गुणधर्म से स्टार्ट करेंगे, 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।